नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का खास पैनल मौजूद है। आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशीष कुमार सिंह संवाददाता हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज इसी पर करेंगे बातचीत। सी वोटर के ओपिनियन पोल के नतीजों की बात करेंगे। 2024 चुनाव के लिए अब 6 महीने से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में सी वोटर जो ओपिनियन पोल करके लाया है उसमें फिलहाल 5 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के ट्रेंड पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें। 2024 चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत का अनुमान है। वोट शेयर को लेकर अभी जो अनुमान है उसके मुताबिक एनडीए को 49%, कांग्रेस और उसके साथ वाली जो पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी और घटक दल हैं उनको 35%, बीएसपी को 5% और अन्य के खाते में 11% वोट जा सकते हैं। अब इनके सीटों की बात कर लेते हैं। ये जो परसेंटेज है वो सीटों में कैसे दिखेगा, सीटों का सवाल जो है उसमें बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर के इस ओपिनियन पोल का अनुमान है कि यूपी की 80 सीटों में से एनडीए को 73 से 75, कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं जो उनके साथ आएंगे 4 से 6 सीटों पे समझ जाएंगे। बीएसपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य के खाते में तो जाएंगे ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह अभी की स्थिति है। अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इससे चुनावी फिजा क्या बदलेगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं, एक बड़ी अपडेट आ रही है वो जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान सामने आ गया है। 2024 को लेकर विपक्ष हताश है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान है ये, बीजेपी की आंधी चल रही है, हम यूपी में सभी 80 सीटें जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान है, बहुत बड़ा दावा। पूरी की पूरी सीटें 80 लोकसभा सीटें हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने दावा कर दिया है कि 80 लोकसभा सीटें यही जीत जाएंगे, दूसरे का खाता ही नहीं खुलेगा। मतलब कांग्रेस साफ है, समाजवादी पार्टी साफ है, बीएसपी साफ है, 80 की 80 सीटें इनके खाते में। सुन लीजिए जरा केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, पूरी बात। जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा, बसपा, टीएमसी जो भी है, वो 2024 के होने वाले चुनाव को लेकर के निराशा और हताशा के गर्त में डूब गए हैं। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावें। समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। कोई भी लड़ ले जी, 80 की 80 जब जीतेंगे तो लड़े कोई, जिसको लड़ना है, क्या फर्क पड़ता है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यह तो कह दिया कि आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं जो सर्वे हुआ है उसमें 73 से 75 सीटें बीजेपी के खाते में है। वो कैसे जीतेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, और मोदी कैसे जीतेंगे 75 सीटें, इसका भी हम आपको गुणागणित समझा देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और सबसे बड़ी मतलब लोकसभा की सीटें इसके साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सर, आप इससे शुरू करता हूं। तो एक तो मोदी की गारंटी चल रही है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक्शन भी बड़े हैं, तो ये गारंटी प्लस एक्शन, इसको मिलाकर ये 75 का आंकड़ा पार करेगी क्या बीजेपी? देखिए, मैं हमेशा कोई सीट का फोरकास्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना, जो 2014 से मैं जिस तरह से जब भी कोई चुनाव हो रहा है, चाहे वो 14 का हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो या 23 का, मैं हमेशा से एक बात कहता रहता हूँ कि जब भी कोई लोग कहते हैं कि इस बार स्थिति खराब है, फलाना है, तो मैं ये पूछता हूँ कि वो कारण बता दीजिए ना कि बीजेपी का कौन सा वर्ग है वोटर का जो बीजेपी को छोड़ के जा रहा है, और अगर वो जा रहा है तो क्यों जा रहा है। अब जैसे देखिए 2022 में जो सफलता मिली है बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में जी, तब भी ये लोग हो रहा था कि ओबीसी और फलाना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा कि ओबीसी अचानक नहीं आया है, ओबीसी ये मुफ्त राशन के नाते भी नहीं आया है, ये तो कोविड के बाद का डेवलपमेंट है। वो 2014-17 जिस 17 में बीजेपी जीती थी, जबकि कहा गया था 16 में
नोटबंदी हुई थी जी। और पूरे विपक्ष ने कहा था कि ये नोटबंदी के खिलाफ जनमत संग्रह है उत्तर प्रदेश का चुनाव। याद कीजिएगा, वो भी चुनाव जीते, 17 में जीते, 19 में जीते। मैं केवल एक लाइन और कह दूं, याद कीजिए कि 18 को जरा सा याद कीजिएगा, 18 में उत्तर प्रदेश के 3 बाई इलेक्शन लोकसभा के, फूलपुर, कैराना, गोरखपुर, तीनों बीजेपी हार गई थी। और 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें भी सब बीजेपी हार गई थी। उसके बावजूद 303 सीटें आई। तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति अभी की है, चूंकि ये सर्वे आपका आया है, ये नहीं पता है कि एसपी बीएसपी में क्या होगा, लेकिन आगे राजनीतिक समीकरण जब बदलेंगे हाँ, तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर स्थिर उसके साथ बने हुए। बिल्कुल बने हैं, उसमें ऐड ऑन हो सकता है, उसमें माइनस नहीं है। आशीष कुमार सिंह के पास जरा लिए चलते हैं। तो ये जो रामकृपाल सर बात कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर जो लगातार बने हुए हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ये जो 80+ वाला बयान है वो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर साथ बने हुए फिर भी नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ये तो अभी कहना मुझे लगता है थोड़ा जल्दीबाजी होगी विवेक। देखिए, ऐसा है कि कुछ ना कोई प्रेमाइस होना चाहिए इंस्पायर करने के लिए, जिसके आधार पर मैं और आप ये बात कर सकें कि भाई आगे चल करके संभव है कि इंडिया अलायंस ऑपोजिशन का परफॉर्मेंस बेहतर हो। मुझे ऐसा लगता है उसकी पृष्ठभूमि तब बन पाती विवेक, जब जो हाल में हिंदी हार्टलैंड बड़े जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस किसी तरह से अपनी कहीं तो पृष्ठभूमि बचाने के लिए कामयाब होती, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन नजर आता आगे चल के उत्तर प्रदेश या दूसरे जो हिंदी हार्टलैंड के बड़े देश हैं, माफ कीजिएगा, जो राज्य हैं जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड है, वर्चस्व है। ऐसी सूरत में जबकि टोटली ब्रूज्ड है, बुरी तरह से ऑपोजिशन हारी है क्योंकि कांग्रेस अगुवा है इंडिया अलायंस की, ऐसे में ये उम्मीद करना कि लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा मेजर टर्न अराउंड हो जाएगा, वोटर्स का मन बदल जाएगा, या यूं कहें कि अभी भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी सेकंड फेज शुरू करने वाले हैं, दोबारा से वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने में कामयाब हो पाएंगे, इसमें मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं। समय कैसे आगे बढ़ता है, राजनीति में क्या तब्दीलियां आती हैं, वो देखेंगे ज़रूर, अगर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे थे रामकृपाल जी कि अभी तो प्राण प्रतिष्ठा बाकी है अयोध्या की, और उसके होने के बाद उसको पॉलिटिकली कैसे बीजेपी भुनाएगी वो भी। अच्छा, उसका इम्पैक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा विवेक, सिर्फ यूपी में नहीं होगा, कटिंग अक्रॉस कई और राज्यों में होगा। लेकिन इसका ये भी मतलब है ना कि फिर हम ये कह दे क्या, अगर जिस तरह से बयान सामने आया कि बिल्कुल ही साख खत्म हो गई है दूसरी पार्टियों की, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह। देखिए विवेक, मुझे लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं, जो ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, वो आंकड़ों का खेल है और उसमें अरिथमेटिक और नंबर्स बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं। जहां तक मैं देख पाया आपके ही ओपिनियन पोल में बीएसपी का वोट परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में घटकर, मेरे ख्याल से पिछले चुनाव में अगर 19.26% था, तो अभी घटकर 5% आपके ओपिनियन पोल में दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये मतदाता हैं कौन और कहां जा रहे हैं। तो मैं तो रामकृपाल जी की बातों को सिर्फ और मजबूत ही यही करूंगा कि जो बीजेपी के मतदाता हैं वो उसके साथ जुड़े हुए तो हैं। मुझे लगता है कि बाहर से भी जो दूसरे दलों के मतदाता थे, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक दूसरे पार्टियों का रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। और जैसे जैसे वो वृद्धि होगी, क्योंकि कोई ऐसा कारण दिख नहीं रहा है, मुझे तो लगातार, मैं बाद में भी अपनी बात ये बता सकता हूं, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई कारक हैं जो कई नए अवयव भी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में, खास करके हिंदी पट्टी में अगर देखा जाए तो बढ़ते ही जाएंगे। और अगर बढ़ते जाएंगे, आप ये समझिए, गृह मंत्री जी ने अगर ये कहा कि 10% हमें बढ़ाना है, तो वो ऐसे नहीं कह रहे हैं। उस 10% वोट को बढ़ाने के पीछे कहीं ना कहीं उस 10% को लीड कौन करेगा, किस राज्य से वो लीड होगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश वो एक राज्य होगा। मुझे लगता है कि जितना ओपिनियन पोल में आप भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और इसलिए मुझे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नंबर की स्थिति जो है वो पिछले चुनाव की तुलना में उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। अब वो कितना बढ़ेगी ये संख्या आज बताना मुश्किल होगा। सर, आपको क्या लगता है ये बढ़ेगी? और इसके साथ साथ एक कमेंट आपका इस पर भी चाहूंगा, जो अभी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे, उनका बयान आपको नहीं लगता कि अतिशयोक्ति होगी? देखिए, राजनीति में इस तरह की बयानबाजी
करना मजबूरी भी होती है, क्योंकि यदि वो ऐसी बात नहीं करेंगे तो मतदाताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को सकारात्मक मैसेज नहीं जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे। हम लोग गए थे मिलने उनसे और पूछे कि बिहार का रिजल्ट क्या होगा। बोले बिहार में आरजेडी की सरकार बनने वाली है। रिजल्ट आया तो आरजेडी सबसे पीछे थी। फिर गए हम लोग, पूछे आप तो दावा कर रहे थे, तो बोले बुड़बक हैं क्या, यदि हम पहले से बोल देंगे कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हमको वोट कौन देगा। तो ये केशव प्रसाद जी की तरफ से जो कहा गया वो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक बयानबाजी होती है। जहाँ तक आप दूसरे आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि 2014 में वो 73 का आंकड़े तक पहुँच चुकी है। अब उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट ये है कि हमको उन सीटों पे फोकस करना है जो वीवीआईपी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की वीवीआई सीटों पे यदि भाजपा ने फोकस कर दिया तो जो इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं उनके नेता अपनी सीटों पे घिर जाएंगे, तो बाकी सीटों को जीतना उनके लिए कठिन नहीं होगा। उसमें रायबरेली ले लीजिए, मैनपुर ले लीजिए, ये मैनपुरी, ये 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अमेठी का किला वो कांग्रेस का ध्वस्त कर चुकी है और अगला टारगेट उसका रायबरेली है, और दूसरा उसका समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है मैनपुरी, वहां भी जाएगी। ध्वस्त करना है तब जाके वो आंकड़े को छू पाएंगे। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 73 से 75 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें आखिर कैसे जीत रहे हैं मोदी? सर, बड़ा सवाल। मैं एक बात कह रहा था कि देखिए सीटें कितनी मिलती हैं, जैसा मैंने कहा कि इसके भविष्यवाणी करना उचित नहीं होता। हम लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमेशा सबसे लंबा टारगेट बताती हैं 100% का, तो वो अलग। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, 2019 में जो प्रयोग हुआ था उससे बड़ा प्रयोग कोई भी अलायंस बन जाए नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में जैसे काशी राम के ज़माने में था, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जैसे राम, तो ये तो 2019 में हुआ था। और जो मायावती का वोट बैंक है जिसको आप कह रहे थे, उसका रीजन ये था कि देखिए पूरी तरह से वोट ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, लेकिन कुछ हद तक वोट ट्रांसफ़र हुए थे अखिलेश और मायावती के मिलने से। इसलिए जो बीएसपी का वोट आप देख रहे हैं 2019 की तुलना जब आप करते हैं वो बात का, तो अब जो प्रोजेक्टेड है वो क्योंकि बीएसपी को अकेले दिखाया जा रहा है। 2019 में जो इनको मिला हुआ था वो एसपी बीएसपी का कंबाइंड वोट था, जिसका फ़ायदा मायावती को 10 सीटें मिली, इनको 5 मिली। दूसरा मैं एक और कह रहा हूँ कि आप देखिए 2019 में एसपी बीएसपी साथ थी। ओम प्रकाश राजभर ने 6 सीटों पर पूर्वांचल की बीजेपी को हराने में उनकी अहम भूमिका थी। अब ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ हैं और मायावती और अखिलेश का कॉम्बिनेशन भी नहीं है। और ये कॉम्बिनेशन न होना कितना घातक है इसका एक उदाहरण आप समझिए। आजमगढ़ सीट से, आजमगढ़ से अखिलेश जी जीते थे, अखिलेश ने बीजेपी को हराया था। बीजेपी को जितना वोट मिला था उस समय 2019 में, बाई इलेक्शन में उससे कम वोट पाकर के बीजेपी जीत गई। रामकृपाल सर, पार्टियों का सिर्फ इसलिए कि मायावती अलग हो गई, प्रभावित करने वाली है। ये कई राज्यों में प्रभावित करने वाली है। कौन सी पार्टी किसके साथ जाती है, कब आती है, ये भी प्रभाव डालेंगे। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ गई, वो जान लीजिए। ओपिनियन पोल पर यूपी बीजेपी का बयान सामने आ गया है। मोदी के आगे कोई गठबंधन नहीं चलेगा। यूपी बीजेपी, अब उनका बयान क्या है पूरा सुनवाते हैं आपको। हर तरह के गठबंधन करके देख चुके, कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं खोज पा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जीत की हैट्रिक लगने जा रही है। आज तो प्राथमिक सर्वे आया है, अभी प्राथमिक सर्वे में भाजपा 75 सीटें जीत रही है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। इस बार मैनपुरी और रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा। तो बीजेपी ने 3 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। आंकड़े जो हैं उत्तर प्रदेश में ये बता रहे हैं कि बम्पर जीत मिलने वाली है दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए। उत्तर प्रदेश हमने आपको दिखा दिया। अब बात है कि बिहार में क्या होने वाला है। बिहार में आखिर समीकरण कहां बैठेंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, अब वो साथ टूट चुका है। नया आंकड़ा कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार की बात जब करेंगे तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए जो वोट प्रतिशत का अनुमान है उसमें बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 43%, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां और अन्य के खाते में 18% वोट जाएंगे। जहां तक बिहार की सीटों की बात है उसमें
बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 21 से 23 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो जान लीजिए। बिहार के ओपिनियन पोल पर आरजेडी ने कहा है, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान सामने आया, बिहार में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, बिहार में महागठबंधन के पास बढ़त है। आरजेडी का यह बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का। सुनाते हैं आपको। एबीपी न्यूज ने लोकसभा को लेकर के बिहार में एक सर्वे की, इंडिया गठबंधन को 25 सीट दिखा रही है। मैं तो मानता हूं कि जो भी सर्वे अभी हुआ हो, इंडिया गठबंधन 40 में से 40 सीट बिहार में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। यहां तो हर वर्गों के लिए काम की जा रही है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, जाति गणना का प्रकाशन है, गरीबों के कल्याण के लिए 2-2 लाख रुपए का इंतजाम किया जा रहा है। तब सरकार, बिहार का जो सरकार काम कर रही है, तो 40 के 40 सीट ना आएगा। तो आरजेडी कह रही है कि खाता भी नहीं खुलेगा। आगे बढ़ते हुए सुशील मोदी का बयान आपको सुनाएंगे। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश को मीडिया से दूर रख रही है जेडीयू। नीतीश पिछले 1 महीने से चुप्पी साधे थे। नीतीश किसी भी सूरत में बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे। नीतीश को नुकसान पहुंचा रहे हैं लल्लन सिंह। ये बयान सामने आए हैं, सुना देते हैं आपको सुशील मोदी का। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया है, उसमें अब तक 333 सीटों का रुझान जो सामने आया है, उसमें बीजेपी करीबन 65 से 70% सीटें, या यूं कहें कि एनडीए करीबन 65 से 70% सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और इस लिहाज से एक अनुमान ये लग रहा है कि बीजेपी, या यूं कहें कि एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। हमारे साथ सुशील मोदी जी मौजूद है। सर, अब तक जो रुझान सामने आया, 333 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, उसमें तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन करीबन 65 से 70% सीटों तक जाता दिख रहा है। देखिए, आपके ओपिनियन पोल में ये जो आया है कि भारतीय जनता पार्टी 65 से 70% सीटें जीत रहा है, तो ये दर्शाता है कि जब आप पूरी गणना कर लेंगे तो बीजेपी आज का जो आंकड़ा 303 का, उसे काफ़ी आगे तक जाएगी। और देखिए, हम लोग का टारगेट है 400 का, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन बिखर रहा है, जिस तरह से आंतरिक लड़ाई चल रही है इंडी गठबंधन के भीतर, और नरेंद्र मोदी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मुझे तो पूरा भरोसा है, आपका ओपिनियन पोल जो भी दिखलाए, हम 400 का आंकड़ा भी अगर पहुंच जाए तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन आप ही के ओपिनियन पोल के अनुसार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। लेकिन सर, उसी में एक आंकड़ा बिहार को लेकर भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो 16 से 18 सीटें, और जो महागठबंधन है वो 21 से 23 सीटों तक जा रहा है। तो अगर ये आंकड़ा सही है तो फिर क्या ये आंकड़ा भी सही है? नहीं, देखिए, आपने बिहार का जो आंकड़ा दिया है, मुझे तो विश्वास है कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा जाएंगे आगे। और अभी तो बहुत समय है, अभी तो 90 दिन करीब बचे हुए चुनाव के अंदर, तो जो कमियां होंगी और आपके सर्वे के आधार का, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीती थी और लोक जनशक्ति पार्टी 23 सीटें जीती थी। इस बार जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और जो हमारे लोजपा के हैं चिराग पासवान, हम मिलकर पिछले बार से काफ़ी आगे जाएंगे। तो ठीक है, आपके सर्वे ने दिखाया है, उसको भी हम कॉग्निजेंस लेंगे और अपनी कमियों को दूर कर, और हम ये आंकड़ा 25 से 30 तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जब तक चुनाव होगा तब तक आप लोग जो है इस स्थिति में होंगे कि 25 से 30 कम से कम सीटें एनडीए गठबंधन। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जो 36% जो ईबीसी वोट है वो खुला हुआ है। नीतीश जी का प्रभाव कम होता जा रहा है। नीतीश जी उस वोट को राजद और कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार के अलग होने के बावजूद ओपिनियन पोल में जिस तरह से बिहार में बीजेपी अपनी जगह पर बनी हुई है, उससे सवाल यह पैदा होता है कि बिहार में क्या मोदी का अंडर करंट है? आशीष कुमार सिंह। बिहार के आंकड़े मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें ये सारी पार्टीज बिहार की जो है वो अलायंस में है।
और अभी तक इन पार्टियों के बीच में सीट एडजस्टमेंट को लेकर के लंबा वक्त बीत गया है। जब इंडिया अलायंस की घोषणा की गई थी अभी तक सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक विवेक ये बहुत आसान भी नहीं रहने वाला है। जितनी सीटें कांग्रेस इस महागठबंधन में मांग रही है, मुझे नहीं लगता कि जेडीयू और आरजेडी उतनी सीटें दे पाएगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम सब सोशल एनिमल्स हैं। हम भी अपने इन एंड अराउंड देखते हैं, जब लोगों से बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव को फर्क रख दिया जाता है। लोगों का जनरली ये कहना होता है कि लोकसभा चुनाव वो मोदी को वोट डालना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में आखिर इंडिया अलायंस ने औपचारिक तौर पे कोई चेहरा दिया क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने? ममता बनर्जी ने बड़ा एक कदम जरूर राजनीतिक उठाया कि सामने उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा किया है, लेकिन उसको को भी लेके भी डिस्प्यूट हो गया है। कोई एका नहीं है, आमराय नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं नैरेटिव ही नहीं है। कोई नैरेटिव तो दो, कोई ऑल्टरनेटिव तो दो। और अभी जब तक सीट एडजस्टमेंट नहीं होता इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के बीच में, जो बड़े क्रूशियल पार्टनर्स, मेन पार्टनर्स बिहार में, तब तक कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस हद तक बीजेपी को चुनौती वहां पर जेडीयू, माफ कीजिएगा, एनडीए को दे पाएंगे। तो सीट शेयरिंग की जब बात नहीं बनेगी तो क्या इससे एक और चीज को हवा मिलती है कि प्रशांत किशोर जब बिहार में जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं तो हमेशा ये बात दावा करते हैं कि सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनेगी और नीतीश कुमार अपना पाला बदल लेंगे रामकृपाल सर, तो फिर बहुत सारे कारक फिर दूसरे आ जाएंगे। आशीष जी जो बात कह रहे थे उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए बिहार में सिनेरियो क्या हो सकता है। बिहार में पहली बार बीजेपी, शायद पहली बार जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि स्वतंत्र है सारी सीटों पर लड़ने के लिए। उसके जो एलाइज हैं उनको कितना देगी नहीं देगी, लेकिन आप जैसे 2019 की बात देखें तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ी थी बिहार में? जितनी सीटों पर लड़ी थी उसका मतलब उसका स्ट्राइक रेट 90% के करीब बिहार में है। यानी कितनी सीटों पर लड़ी थी वो कितनी जीती। अब तो नीतीश कुमार नहीं है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो आशीष जी कह रहे थे कि देखिए जनता केंद्र में 5 साल के लिए सरकार चुनने जा रही है। वोटर इतना जानता है, वोटर 5 साल के लिए उसी को वोट देगा जिसने 5 साल तक इस देश में केंद्र में राज किया है। वो राज करने वाली सिर्फ 2 पार्टियां हैं, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। तीसरी जो भी पार्टियां रही हैं वो 6.5 साल चली हैं, 6 प्रधानमंत्री। मैं कई बार आपके इस शो पे कह चुका हूं, मोरारजी देसाई 2.5 साल, बीपी सिंह 7 महीने, 1 मिनट, बीपी सिंह 7 महीने, 11 महीने गुजराल और चंद्रशेखर 7 महीने, चरवन सिंह 7 महीने, बीपी सिंह 11 महीने, आई के गुजराल 11 महीना, देवगौड़ा 11 महीना। तो मेरा ये कहना है कि जिस कांग्रेस को आपने एक चेहरा दे दिया है खड़गे जी का, बात वही है कि खड़गे जी को पहले लड़ने के लिए सीट कितनी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर जो क्षेत्रीय पार्टियां राज्य के अंदर जब लड़ती हैं तो उनके जो गठजोड़ का है असर, वो भी उनके वोट शेयर पे पड़ता तो है कि कौन किसके साथ आ रहा है। देखिए तब पड़ेगा जब उनको क्लियर कट हो जाएगा कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिल रही हैं कि वो 150 सीट लेके आएगी। हाँ, और अगर कांग्रेस को 150 सीटें ही नहीं मिलेंगी तो जनता जानती है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ओपिनियन पोल पर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू ने बिहार के सर्वे को स्वीकार कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन है, उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन 35 सीटें जीतेगा, बीजेपी 1 से 2 सीट भी नहीं जीतेगी। जेडीयू के राजीव रंजन का बयान सुनाते हैं आपको पूरा। बीजेपी का ओपिनियन पोल बिहार में महागठबंधन की एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभार को स्वीकार करता है, लेकिन जहां तक सीटों की संख्या है या वोटों के प्रतिशत का सवाल है, निसंदेह ये एक दिशा इससे जरूर मिल सकती है विश्लेषण की, लेकिन जो बिहार के जो जमीनी सच को अगर हम स्वीकार करें तो हम कम से कम बिहार की 40 सीटों में 35 सीटें जीतेंगे। 21 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत पाना अभी तक जो हालात है उसमें मुमकिन नहीं दिखता है। तो सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी से सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो 30 प्लस जाएंगे, 35 के आसपास जाएंगे। इधर आरजेडी और जेडीयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं ओपिनियन पोल के बाद कि नहीं, जीतेंगे तो हम ही 35 प्लस सीटें। तो जो बीजेपी है वो तो नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना वोट ले लेगी, लेकिन प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, जेडीयू और आरजेडी किस नेता के नाम पर वोट लेगी? नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बची है बिहार में?
देखिए विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार की राजनीति बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक ट्रांजिशनल फेज है बिहार की राजनीति में, जो दरअसल 70 के दशक से जिस प्रकार का एक नेतृत्व का उभार हुआ था, आज उस नेतृत्व का पटापेक्ष हो चुका है। बिहार में अगर आप देखें तो कोई भी एक क्रेडिबल चेहरा किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। और ऐसे स्थिति में जहां नरेंद्र मोदी, आप याद रखिए कि नरेंद्र मोदी इस बार जब बिहार में चुनाव में जाएंगे तो जैसा रामकृपाल जी ने कहा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी सीटों पर अपने चुनाव लड़ेगी। छोटे मोटे जो दल हैं उनके साथ जो भी उनका गठबंधन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से इस बार बिहार में अपने दल पर, अपने संगठन पर, अपने मुद्दे पर, अपने स्पष्ट नेतृत्व पर जाकर चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है अगर उन्होंने साथ ले लिया जेडीयू को तो। विवेक जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक अन्य दलों का सवाल है, आप ये समझिए कि इस बार जब नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव का दौरा कर रहे होंगे और प्रचार कर रहे होंगे, तो शायद ये एक इमोशनल चुनाव होगा। चुनाव में राजनीति होती है, पर चुनाव में इमोशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ये भी कहें कि ये मेरा आखिरी लोकसभा का चुनाव है। वैसे स्थिति में समझिए कि कैसा गोलबद्ध होगा मतदाता। और बिहार के बारे में एक बार और मैं बता दूं कि बिहार में लगभग 58% जो मतदाता हैं वो 25 वर्ष की आयु से कम के हैं। और ऐसी स्थिति में एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जोड़ होगा, और उस एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी ये जो अवयव खंड और जाति से हैं, एक सेकेंड लास्ट, ये जितने भी खंडवार अवयव हैं, जाति धर्म, इसे सब खत्म अभी हो जाएंगे। कई कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, अभी कई समीकरण हैं जो साधे जाएंगे, कई बयान आएंगे जो किसी का वोट कम करेंगे तो किसी का वोट बढ़ाएंगे। इस बात की चर्चा कर रहे थे कि राजनीति में संभावनाएं कई होती है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कई बयान होते हैं, वो वोट प्रतिशत बदल देते हैं। कई ऐसी चीजें हो जाती हैं, कई राजनीतिक समीकरण साध लिए जाते हैं जिससे आंकड़े बदल सकते हैं। शुक्ला सर हमारे साथ है। शुक्ला सर, आपको क्या लगता है कि चुनाव होने से पहले ये एनडीए और एनडीए में जो है वो जेडीयू और बीजेपी एक साथ फिर से दिख सकते हैं क्या? बिल्कुल विवेक जी, मुझे लगता है कि बिहार में गंगा जी धारा बदल सकती हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार वो धारा बदल चुकी हैं। जहाँ तक नीतीश जी की बात है, वो बिल्कुल चुप हैं, खबर वो फैला रहे हैं, को नाराज़ हैं। और नीतीश जी जब इस तरह की बातें बाजार में फैलाते हैं, उसके बाद वो बड़ा घातक निर्णय लेते हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का हो या आरजेडी को छोड़ने का हो। तो लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी एक बार फिर से वही घातक कदम उठा सकते हैं, और जब वो उठाएंगे तो ये फिगर बदल जाएगा। जहाँ तक एक आकलन ये किया जा रहा है कि यदि नीतीश जी एनडीए में गए तो उनकी सरकार चली जाएगी और आरजेडी उनके विधायकों को तोड़ देगी। उसका समीकरण ये होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी उनको कुर्सी उपलब्ध करवाएगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, हाँ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि भाजपा का भी यही टारगेट है कि आरजेडी को किसी भी तरह से सत्ता से बाहर रखिए, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्पेस रहेगा। और जेडीयू अब चलने चलाने का टाइम उसका आ चुका है। नीतीश कुमार जी लंबी पारी खेल चुके हैं, तो पार्टी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे वो विरासत में। देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि जहां तक क्षेत्रीय दलों का सवाल होता है, क्षेत्रीय दलों का की जो कार्यशैली ऐसी होती है कि वो एक फैमिली बेस्ड होती है और वो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में वो काम करती है। मैं नीतीश कुमार की तो फैमिली बेस्ड नहीं, तो बिहार पे बात कर रहे हैं ना। इसीलिए जो कह रहे हैं हमारे शुक्ला जी, वो यही कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के पास अन्यथा कोई विकल्प रह नहीं गया, वैसे भी उनकी सीमा समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अगर वो बीजेपी के साथ चले गए तो बीजेपी को तो जो मदद होगा शायद उनका सर्वाइवल जो है वो थोड़ा पीरियड बढ़ जाएगा, अदरवाइज सर्वाइवल का बढ़ जाएगा और वो चाहेंगे कि कुर्सी हमें मिलती रहे, क्योंकि उन पर आरोप भी लगता है और जैसे वो काम करते हैं उससे पता चलता है कुर्सी से उनको बहुत ज्यादा प्रेम है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में क्या आंकड़े हैं, क्या वोट शेयर है, वो जानिए। ओपिनियन पोल का अनुमान है कि बीजेपी को 39% 39% वोट मिलेंगे, टीएमसी को 44% और कांग्रेस को जो है 8% वोट मिल सकते हैं, अन्य के खाते में 9% वोट जाएंगे। ये परसेंटेज जो है, इसको अगर मैं सीटों में कन्वर्ट कर दूं तो अनुमान यह है कि बीजेपी को 16 से 18 सीटें, टीएमसी को 23 से 25 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो निकल के आया है। इसी बीच एक अपडेट आ रही है, वो मैं आपको दे दूं कि कांग्रेस के सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, जो सरकार और विपक्ष के बीच में है, लगातार चल रही है तनातनी। तो जैनेंद्र मेरे सहयोगी कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से बात करेंगे, सुनवाते हैं।
ओवर टू यू, आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। आवाज जा रही है मेरी? जैनेंद्र से संपर्क हम दोबारा साधने की कोशिश कर रहे हैं। वापस हम लौटते हैं उस मुद्दे पर कि जो आंकड़े अब की बार आए हैं रामकृपाल सर, ये तो पिछली बार से ही मिलते जुलते हैं। पिछली बार भी 18 सीटें ही आई थी। बिल्कुल, और जैसा आपने दिखाया है कि अगर बीजेपी जो परसेंटेज भी आप दिखा रहे हैं वोट का डिफरेंस, जैसे बिहार में 4% का डिफरेंस था, बंगाल में 5% का डिफरेंस है। लेकिन एक बात मैं यही कह रहा हूं कि क्या होगा नहीं होगा, मैं कोई आपने जो ये आंकड़े दिखाए हैं उस पर मेरा वो नहीं है। हाँ, जो अभी का प्रोजेक्शन हम इसी पे बात करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक चीज समझ लीजिए, बीजेपी बंगाल को देखिए तो बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो बंगाल में दस्तक दे रही है। यानी जो दो राष्ट्रीय पार्टियां थी जिन्होंने 60 साल 70 साल वहां मिला करके किया था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी, सॉरी ये कांग्रेस, ये दोनों जीरो हो चुकी है। और जैसे पिछले इलेक्शन में आपने देखा है 73 सीटें बीजेपी को मिली, 3 से 73 या 74 जहां भी पहुंची हो, तो अब वो सीटों में कितना कन्वर्ट होता मैं नहीं कहता। और ये राष्ट्रीय चुनाव है। हाँ। और वहां पर एक क्षेत्रीय दल के सामने एक राष्ट्रीय पार्टी है। अमूमन वोटिंग ये होती है कि राज्य के लिए क्षेत्रीय पार्टी, केंद्र के लिए राष्ट्रीय पार्टी। और अगर इस तरह की कोई चीज वहां बंगाल में होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एडवांटेज होगी। बीजेपी के लिए एडवांटेज होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात जोड़नी होगी, अभी चुनाव होंगे तो कई समीकरण आएंगे जो पाला बदल सकते हैं या फिर सीटों में 1-2 का अंतर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। संभावनाएं राजनीति में कई होती हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो विपक्ष और सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, अब उसी पर बात करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता हैं, जैनेंद्र कुमार मेरे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। जैनेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ हैं और ओपिनियन पोल पर के जो आंकड़े हैं उस पर इनसे बात करेंगे। साफ तौर पर इमरान जी, अब तक 333 सीटें ही हम लोगों ने दिखाई है, लेकिन इसी में से 206 से 226 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन आगे है। कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस गठबंधन अभी भी 69 से 79 सीटों पर ही है। साफ दिख रहा है कि ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिर क्या होगा इंडिया अलायंस का और क्या होगा कांग्रेस के अरमानों का? देखिए, मुझे लगता है कि अभी आप बहुत जल्दी एक राय बना ले रहे हैं। अभी इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग तक पे बात नहीं हुई है और अभी से आपने ये नतीजे निकाल लिए कि क्या होने जा रहा है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से वहाँ जो जमीन की नब्ज है वो बता रहा हूँ आपको कि एमवीए अलायंस इतना शानदार प्रदर्शन करेगा और इस आहट को बीजेपी समझती भी है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी यानी भाजपा और शिंदे गुट का गठबंधन होने के बावजूद उनको अजीत पवार को भी लेना पड़ा। तो जो बात आप इमरान जो बात आप कह रहे हैं, आप महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, जो बात आप कह रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हमारे सर्वे में भी हुआ है। महाराष्ट्र की सवाल सुन लीजिए, महाराष्ट्र की 48 में से 26 से 28 सीटें महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस जीत रही है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा इसे लिख के ले लीजिएगा, 40 से ज्यादा सीटें एमवीए अलायंस यानी इंडिया अलायंस वहां जीतेगा। लेकिन जो आपकी जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, वहां 80 में से 73 से 75 एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। 5 के नीचे सिमट रहे हैं आप सब लोग, बसपा तो 0 पर दिख रही है। मुझे हैरत है कि किस बेस पर, किस बुनियाद पर यह सर्वे आपने उत्तर प्रदेश में अभी से कर लिया। इस बुनियाद पर महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में भी आपने कम ही आंका है। महाराष्ट्र में आपको समझ में आ रहा है, एकदम ग्राउंड पे दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नए समीकरण बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है। अभी आपने बसपा को कहां आंक लिया, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत ही नहीं हुई है अभी। ऐसे में बहुत प्रिय है, ये बहुत प्रिय है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी आपको चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे। आप 70 से ज्यादा सीटें आप एनडीए को देते हुए दिख रहे हैं, जो ये 73 से 75 एनडीए और कांग्रेस और सपा का अलायंस 4 से 6 सीट के। आप आने दीजिए प्री अलायंस, इतना बहुत जल्दी, मैं तो कह रहा हूं ना, अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण आने वाले 1 महीने में बहुत बुनियादी तौर पर बदले। ये इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी भी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है और जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि समीकरण बदल जाए। नहीं, पहली बात तो हमारा जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जिस पे बातचीत चल रही है और जमीन पे बातचीत हो रही है, प्लस आपके सर्वे के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी नए सिरे से सोचना शुरू करेगी। तो मैं कह रहा हूं ना कि अगले 1 महीने में बहुत सारी चीजें बदलेंगी और उसका परिणाम जो होगा
वो उत्तर प्रदेश में निजी तौर पर आप मानते हैं कि बीएसपी को इंडिया अलायंस में आना चाहिए, आने से ही इंडिया मजबूत होगी, इंडिया अलायंस मजबूत होगी? यूपी जो भी राजनीति करने वाला दल, किसी भी क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, उनके मिशन को बचाना चाहता है, तो उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब ये तो मायावती जी को तय करना है, बसपा को तय करना है। लेकिन लोग ये सोचेंगे कि प्रियंका गांधी के प्रभारी रहते आप लोग केवल 2 सीटें जीत पाए विधानसभा चुनाव में। अब तो प्रियंका जी भी यूपी से चली गई हैं, अविनाश पांडे नए प्रभारी आ गए हैं। अब ऐसा क्या करने वाली है कांग्रेस कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा और पानी बहुत बहने वाला है आने वाले? देखिए, तब सपा बसपा का अलायंस था, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। हमारा एक बड़ा वोट बैंक इस उम्मीद में उस अलायंस के साथ चला गया पिछले लोकसभा चुनाव में, जो जिसको लगता था कि वो हरा रहे। तो जाहिर सी बात है, इस बार तो समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं, और इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ कि सब एकजुट हो गए तो आपको बहुत चौंकाने वाला परिणाम दिखेगा। इमरान, प्रधानमंत्री उम्मीदवार का जो सवाल है, हालांकि उसमें तमाम राज्यों में मोदी आगे ही दिख रहे हैं। राहुल गांधी को अनाउंस अभी तक ऑफिशियली आप लोगों ने नहीं किया है, तब भी क्या लगता है इंडिया अलायंस को एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देना चाहिए? और खरगे जी का नाम उभरा था, तो क्या खरगे होने चाहिए, राहुल गांधी होने चाहिए, कौन होगा? देखिए, लोकतंत्र में मेरा मानना है कि नहीं देना चाहिए जी, क्योंकि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं सबकी अपनी अपनी लोकप्रियता है, और यही लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है कि संसदीय दल की बैठक हो और उसमें चुना जाए जिसको भी नेता चुना। हमारे सर्वे पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, आपका अपना आकलन क्या है? इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रही है आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्योंकि बस अब हर जगह ये चर्चा होने लगी है। पहला ओपिनियन पोल है एबीपी का और उसमें बीजेपी आगे है। आप खुद को कहां कितनी सीटों पर पा रहे हैं पूरे गठबंधन? जी, मैं पूरी गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। चाय 2 बार उबाल के पी सकते हैं आप, तीसरी बार जहर हो जाती है। इस बात को देश समझता है। तो और इस बार इंडिया अलायंस, आप अभी कितने भी सर्वे बना लीजिए, अपने अपने तर्क हैं, बीजेपी के अलग दावे हैं, कांग्रेस के अलग दावे हैं। अगर राजनीति नाम का कोई पहाड़ होता तो उस पर जो सबसे बड़ा पत्थर होता या सबसे बड़े पहाड़ जो होते उसका नाम होता बड़बोलापन। आगे जाएंगे, हम आपको अपडेट देंगे। ओपिनियन पोल पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा है सर्वे से भी बेहतर रिजल्ट आएगा, वही जिसकी मैं बात कर रहा था। 400 सीटों के पार एनडीए जाएगा, मनोज तिवारी का यह बयान। बिहार में सभी 40 सीट जीत सकते हैं, मोदी जी के लिए दिल से वोट करेगा देश। पूरा बयान सुनवाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर के पहले ओपिनियन पोल में 333 सीटों में से 206 से 226 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, 333 सीटों का अभी एबीपी सी वोटर ने ओपिनियन पोल कराया और वहां पर 206 से 226 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलती हुई मिल रही हैं। पहला रिएक्शन आपकी तरफ से? देखिए, मेरा मानना है कि रिजल्ट इससे भी बेहतर रहेगा। जो हम लोगों का आकलन है कि इस बार हम 400 सीटों से पार जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश दिल से वोट करने निकलेगा, और कोई ऐसा नहीं इस देश में अब जिसको नरेंद्र मोदी सरकार का लाभ न मिला हो। ऐसी स्थिति में हम सम्मान करते हैं, सर्वे का सम्मान करते हैं, और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि 333 में से 226 के आसपास तक मिलती, तो हमारा आकलन भी आप देखेंगे इसके ही आसपास है। और पहले हमारी 303 सीट रही है बीजेपी की, और अब बीजेपी की सीट 350 के पार होगी और हम एनडीए मिल करके 400 के पार होंगे, ऐसा मेरा आकलन है, और वही सर्वे के आधार पे दिख भी रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो यूपीए है उसको अभी तक 69 से 89 सीट के करीब ही मिलती हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल में। देखिए, मेरा मानना है ना कि शायद उतना भी ना मिले उनको, क्योंकि उनकी जो कर्म हैं, उनके जो स्वभाव हैं, आदतें हैं, वो जनता को बुरा लग चुका है। अब आप समझेंगे कि उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हुए व्यक्ति का मखौल उड़ाएं और आपको जनता प्यार भी दे,
तो जो जनता आपको वोट दी भी है ना, देना भी चाह रही होगी, वो भी कट गए। की बात करें और बंगाल की बात करें तो ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर इस ओपिनियन पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं कि वहां पर आपको इन दोनों राज्यों में 16 से 18 सीटें जो है वो मिलेंगी। वहीं बिहार में अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 21 से 23 सीटें महागठबंधन निकाल रहा है, आपको 16 से 18 सीटें मिल रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 23 से 25 सीट मिल रही है और आपको जो है वही 16 से 18 सीटें मिल रही हैं। इसकी क्या वजह है? जिस प्रकार से नीतीश जी का दिल टूटा है जिस प्रकार से अलायंस ने अपमान किया है बिहार का, अभी देखिए अलायंस के एक व्यक्ति ने कह दिया बिहार यूपी के लोग टॉयलेट साफ करने के लिए होते हैं। मैंने कहा तेजस्वी बाबू को कि आप तुरंत इस गठबंधन से अलग निकल जाइए, या तो दयानिधि मारन को निकलवा दीजिए। और आज की डेट में जब आपसे बात कर रहे हैं ना, इन घटनाओं के बाद हम 40 की 40 सीटें जीत लें तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए बिहार में। लेकिन तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी अकेले 350 सीटें जीतेगी और एनडीए जो है वो 400 पार जाएगा। एक बहुत बड़ी अपडेट कानपुर आपको लिए चलते, वहां पर राजौरी में शहीद करण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। संजय त्रिपाठी वहीं पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जी विवेक, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर इस वक्त यहाँ पर आ चुका है और सेना के पुलिस के अधिकारी अगवानी करते हुए शहीद करण सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर ले आए हैं और लगातार पूरे रास्ते में तिरंगे झंडे लिए लोग जो हैं, उनके गांव के लोग, उनके पास पड़ोस के लोग करण सिंह के पार्थिव शरीर का स्वागत कर रहे हैं। चूँकि ये गर्व की बात है, ये शहादत इस पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो सेना के अधिकारी हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भावपुर स्थित उनके पैतृक आवास में रखा जाएगा। आप देख सकते हैं भारी जमावड़ा इस वक्त यहाँ लोगों का है। लोगों में निश्चित रूप से ये गम की, दुख की बात है। ये देखिए परिवार, जिस गाड़ी में परिवार बैठा हुआ है वो आए हुए हैं। इसमें करण सिंह यादव की पत्नी है, उनके चाचा हैं, उनके फूफा हैं, ये सारे लोग पहुंचे हुए थे देहरादून उनके शव को लेने के लिए और वो शव लेकर के अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे जो रास्ते आप देखिए, चारों तरफ लोगों का जमावड़ा है। हर तरफ करण सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ लोग उमड़े हुए हैं। पूरा जनसैलाब यहाँ आपको चारों ओर दिखेगा। चारों ओर की तस्वीर देखिए, पुलिस फोर्स का इंतजाम भारी किया गया है। तो शहीद करण कुमार के घर से उनके घर पर आ चुका है। सेना के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जी संजय। जी देख सकते हैं आप किस तरह से जो परिजन हैं वो विलाप कर रहे हैं। दुख की घड़ी है, शौर्य की बात भी है, लेकिन एक दुख की बात भी है उस परिवार। आप देख सकते हैं कि परिजना है उनका संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है और पूरा जो इलाका है चारों तरफ देखिए तिरंगे झंडे लगा करके शहीद करण सिंह यादव का स्वागत किया गया है। उनका पार्थिव शरीर अभी उनके घर पर पहुंचा हुआ है और मैं आगे की ओर ले चलूंगा, आपको तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह से जो लोग हैं वो चारों ओर जमा है। सिर्फ करण सिंह अमर रहे ये नारेबाजी लगातार यहाँ पर हो रही है। पुलिस की पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। आपको कैमरामैन को एक चीज कहूंगा कि आगे की जो तस्वीरें हैं उसको भी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं आज उसका जो पार्थिव शरीर है उसको उनके घर के बाहर जो जगह, जो स्थान निर्धारित किया गया है वहाँ पर रखा जाएगा। तिरंगे में लगता हुआ शहीद करण सिंह यादव का जो शव है अब उनके घर के बाहर लाया गया है। अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर कुछ देर के रखा जाएगा और इसके बाद बिठूर जो घाट है वहाँ पर ही पहुंचेंगे। आप देखिए ये जो छोटा सा बच्चा है ये करण सिंह यादव का बेटा है, 1.5 साल इसकी उम्र और 5 साल की बेटी है जो आगे ले जाई गई है। अपनी माँ के साथ आए हैं ये सारे लोग, ये छोटे छोटे बच्चे शहीद। तो शहीद करण कुमार के घर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दुख का क्षण तो है, लेकिन उसी के साथ साथ ये गर्व का क्षण है, ये शौर्य का क्षण है। ये जो गलियां आप देख रहे हैं ये शहादत की कहानी कह रही हैं और गर्व कर रही हैं कि इन्हीं गलियों में करण कुमार हुए थे, बड़े हुए थे और उसके बाद भारत माता के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी।
आप देखेंगे गांव में जो आसपास के लोग हैं वो आए हुए हैं। ऐसे हालात में जो खबर मिलती है तो खबरों के बाद लोग अगल बगल के पंचायत के लोग भी आते हैं, जिले के लोग भी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं, पार्थिव शरीर आया है और अंतिम विदाई अब उन्हें दी जा रही है। घर वालों के लिए ये पूरे देश के लिए कठिन क्षण तो है ही, लेकिन ये गर्व का क्षण भी है कि हम भगत सिंह की परंपरा के लोग हैं। और उस वक्त में आप देखेंगे कि पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ ये शव लाया गया है, आखिरी विदाई दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। ये ताजा तस्वीरें संजय त्रिपाठी हमें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। संजय को अगर मेरी आवाज जा रही है, संजय ओवर टू यू। बहुत दुख का क्षण है, शौर्य का भी क्षण है। निश्चित रूप से एक पराक्रम दिखाया है करण सिंह यादव ने और वो शहीद हुए हैं, लेकिन ये दुख का भी क्षण है पूरे गांव के लिए। निश्चित रूप से जो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बेहद गमगीन है। और आप देख सकते हैं इस वक्त करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर आएगा तो उसका पासा लगा हुआ है। तो मैं अपने कैमरा मैन प्रेम सिंह से पीछे जो तस्वीर दिखाएं, एक छोटा बच्चा आप देख रहे हैं बैठा की गोद में, ये शहीद करण सिंह यादव का बेटा है, 1.5 साल की उम्र है। आप देख रहे हैं साथ में क्या कहेंगे आज इस मौके? तो वीरता के परंपरा की गवाही देती ये तस्वीर है। लोगों का हुजूम उमड़ा है आखिरी सलामी देने के लिए और आखिरी दर्शन के लिए। घर के लोग तो है ही, आसपास के पुलिस अधिकारी जो स्थानीय नेता होते हैं वो आते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था उस शौर्य की कि बिहार के नालंदा में भी जब उनका बेटा शहीद होता है तो पिता ये कहता है कि मेरे 2 और बेटे हैं, देश की रक्षा में वो जाएंगे। उसी तरह से ये उत्तर प्रदेश में कानपुर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। शहीद करण कुमार, उनके घर पर क्या तस्वीरें हैं, हुजूम उमड़ा पड़ा है, सब लोग यहाँ आए हैं अंतिम दर्शन के लिए। कानपुर में जो राजौरी में जो हमला हुआ था, कानपुर के ये करण कुमार शहीद हुए थे और उसके बाद पार्थिव शरीर आज कानपुर लाया गया है राजकीय सम्मान के साथ। संजय पहुंचा है और आसपास के जितने लोग हैं, आसपास के गांवों के जितने लोग हैं, जितने पहुंचा है और आसपास के जितने लोग हैं, आसपास के गांवों के जितने लोग हैं, जितने रिश्तेदार परिचित हैं, जिसको भी ये खबर मिली है वो इस वक्त करण सिंह यादव के घर पर पहुंचा हुआ है। ये शहादत को नमन करने के लिए, इस शहादत को सलाम करने के लिए यहाँ पर जन सैलाब उमड़ आया हुआ है। और ये सारे लोग एक झलक देखना चाहते हैं शहीद करण सिंह यादव की, जो इस वक्त उनके घर और उसके आसपास उमड़े हुए हैं। इन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि देखिए ये भावनाओं का ज्वार है। एक गांव का एक 26 साल का युवक करण सिंह यादव जो अभी कुछ साल पहले सेना में गया था, उसकी शहादत हुई है। जिस तरह से अब उसका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है तो हर कोई चाहता है कि एक बार उसको श्रद्धांजलि दे सके और यही सारी चीज़ें हम यहाँ देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं, जिसे जहाँ पर जगह मिल रही है खड़े होने की वो वहाँ पर जमा हुआ है, छत हो, मकान हो, जहाँ पर भी हो। अब इस वक्त देखिए ये अंतिम दर्शन के बाद में जो पार्थिव शरीर है वो इस वक्त यहाँ से ले जाया जा रहा है, चूंकि नजदीक में करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर अब कुछ ही मिनटों के बाद में उनके घर के बाहर रखने के बाद यहाँ से लेकर के और बिठूर जो घाट है वहाँ पर ले जाएंगे। परिवार के लोग दमजदा है, देख सकते हैं किस तरह से जो परिवार की महिलाएं हैं, करण सिंह यादव की 3 बहनें हैं, 2 भाई में एक भाई वो थे, एक उनका छोटा भाई है। ये सारे लोग इस गाँव के पूरे जो आस-पास के लोग हैं, ये सारे के सारे इस अब बिलखते हुए आपको नजर आएंगे। शौर्य का क्षण है, निश्चित रूप से पराक्रम की बात है, लेकिन दुख की बात भी है गाँव के लिए। कानपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीद करण कुमार के घर पर। तो आप देख रहे हैं 12 से 2 द पॉलिटिकल शो। आज अब मेरे साथ जो पत्रकारों का पैनल बना हुआ है, अब जानेंगे कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। 2024 के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र की।
किसे कितना वोट मिला है ये पहले जान लीजिए। बीजेपी को 37% और जो एमवीए है महा विकास अघाड़ी उसको 41% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 22% वोट जा सकते हैं। जो कांग्रेस प्लस लिखा है वो हमने उसी के लिए लिखा है। अब इसको देखिए जो परसेंटेज है अगर वो आंकड़ों में जाता है नंबर्स में तो बीजेपी के 19 से 21 सीटें और महा विकास अघाड़ी के पास 26 से 28 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है ये अनुमान लगाया गया है। तो शुक्ला सर बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे हो गया है लेकिन अब की बार समीकरण काफी बदल गए हैं क्योंकि पिछली बार जो शिवसेना थी उद्धव वाली पूरा जब एक साथ थे तब वो बीजेपी के साथ लड़े थे। अब की बार समीकरण बदल गए हैं, आधा गुट इधर है आधा गुट उधर है। वही बात एनसीपी के साथ भी है तो ये प्रभावित करेंगे। देखिए महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। अब आप देखेंगे जैसे आपने शिवसेना और एनसीपी की बात की तो शिवसेना और एनसीपी की जो क्रीम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। क्रीम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संगठनात्मक तौर पे बाला साहेब ठाकरे के साथ जो लंबे समय तक काम किए वो 2 लोग थे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे। आज दोनों उद्धव गुट के साथ नहीं है। राज ठाकरे की अपनी प्लेटफॉर्म है और एकनाथ शिंदे चले आए हैं सबको लेके कहाँ, बीजेपी के साथ। अब एनसीपी की बात करें तो एनसीपी की जो जमीन तैयार की थी शरद पवार जी ने उस जमीन को उर्वरक बनाया अजीत पवार जी ने। अजीत पवार जी आज आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आप कहेंगे कि दोनों जो बड़े दल हैं वहाँ क्षेत्रीय बड़े दलों का क्रीम आ गया इधर और छाछ रह गया उधर। ऐसी स्थितियों में जो ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कहता कि ये आंकड़ा सही है या गलत है, बदल भी सकता है, लेकिन चुनाव का जो अभी हाल का जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उस चुनाव ने लोकसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि दलगत राजनीति से नहीं हुए थे, लेकिन एक तरह से उसको हम एक छाया मान सकते हैं कि कुछ इसी तरह की तस्वीर आने वाले लोकसभा चुनाव की भी रह सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले की बनस्पत ज़्यादा मजबूत रहने वाली है क्योंकि उसके पास एनसीपी का एक बड़ा चेहरा आ गया है, शिवसेना का एक बड़ा चेहरा आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना चेहरा है, देवेंद्र फडणवीस जी का है और उसमें मोदी जी से बड़ा तो कोई चेहरा है ही नहीं। तो महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। दिलचस्प तो रहने वाला है लेकिन जो ओपिनियन पोल है उस पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं नेताओं के। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल किया उस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का एक बयान सामने आया। संजय निरुपम ने कहा है कि ओपिनियन पोल में भले ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटें मिल रही हैं लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इससे भी ज्यादा आंकड़ा पार करेंगे, हम बीजेपी को मात दे सकते हैं। संजय निरुपम का बयान आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एबीपी न्यूज़ ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया जिसमें महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी। सर आपके लिए तो खुशखबरी की बात है। बिल्कुल खुशखबरी की बात है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक सरकार बनाई गई दलों को तोड़ तोड़ करके, उसकी वजह से महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं, महाराष्ट्र का मतदाता नाराज है और उनकी नाराजगी इन मशीनों में उतरेगी और उसी का नतीजा भी आपको एक इशारे के तौर पे दिख रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट दी है वो अधूरी है, अभी ये पूरी तब होगी जब जाके कहीं 35 मतलब 35 और 38 के आसपास बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें एमवीए को मिलती हुई दिखेंगी या फिर मिलेंगी। ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा। और अगर ऐसे में मोदी की गारंटी वाली जो बात आती है अगर वो होता है तो क्या फिर ये मामला थोड़ा डगमगा जाएगा? मोदी की कथित गारंटी या कथित लोकप्रियता के ऊपर इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भारी पड़ेगी। तो संजय निरुपम को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल पर बीजेपी का भी अपना पक्ष है। बीजेपी के पूर्व सांसद हैं किरीट सोमैया, उन्होंने बड़ा दावा किया है। किरीट सोमैया का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार 40 सीटें जीतेंगी, मोदी की गारंटी यहां भी काम करेगी। बीजेपी ने जो काम किए हैं जनता ने उन्हें देखा है और यही वजह है कि बीजेपी को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। किरीट सोमैया का बयान सुनाते हैं आपको। भी लोकसभा चुनाव सांसद रहे हैं और ये जो ओपिनियन पोल आया है इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वास्तव में यही स्थिति है महाराष्ट्र में? आपको आपका एग्जिट पोल याद होगा, सिर्फ एबीपी नहीं अनेक चैनलों ने अभी जो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में जो एग्जिट पोल दिखाया था उसको एक्चुअल रिजल्ट ने एग्जिट यानी बाहर का दरवाजा दिखा दिया था। इसलिए जो चैनल होती है, सर्वे करने वाली कंपनियां होती है, उनको जो रेफरेंस दिया जाता है उस रेफरेंस के आधार पर उनका बस चले
तो 10 से भी कम सीट दिखाए। हम ओपिनियन पोल की नहीं बात करते, हम जनमत। आज मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी पीएम, महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा सीटें भाजपा और सहयोगी पक्षों की आने वाली है। मतलब आप सीधी बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी की, जनता के विश्वास की, कि जनता का आज मोदी जी में विश्वास है। महाराष्ट्र राज्य में स्थिति थोड़ा सा अलग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एनसीपी बिखर के जो है आधी टूट करके आपके साथ आ गई है, शिवसेना आधी टूट के आपके साथ आ गई है। एक अकेला मोदी काफी है। आपने देखा 2014 में यही स्थिति थी। विधानसभा चुनाव में बिखरे हुए थे सभी पक्ष, तभी भी भाजपा को 122 विधानसभा सीटें मिली थी। तो महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं, अब इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आशीष कुमार सिंह, बड़ा सवाल यही है कि पिछली बार जो लोग साथ थे अब इस बार साथ नहीं है। जैसे कि अगर हम शिंदे की बात करें तो शिंदे पिछली बार थे तो, लेकिन उन्होंने जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो अब की बार कितना शिंदे फायदा पहुंचा पाएंगे बीजेपी को, एनडीए गठबंधन? देखिए, मुझे लगता है कि आप इंडिया के बनस्पत देखिए ना, अभी तक इंडिया अलायंस, फिर मैं कह रहा हूँ अपने मेन पॉइंट पे मैं वापस आना चाहूँगा। पहले भी मैंने जिक्र किया कि सीट शेयरिंग अभी तक हुई नहीं है। ये बात और है कि यहाँ की जो महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियाँ हैं, अभी भी जो फैक्शंस हैं, वो निश्चित तौर पर पॉपुलर सपोर्ट तो ज़रूर रखती हैं, लेकिन बड़ा धड़ा जो है, जो मोर इन्फ्लुएंशियल धड़ा है, वो अब पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है बीजेपी के साथ, जो पहले शुक्ला जी भी कह रहे थे। तो एज तो है उन लोगों को। और फिर देखिए, लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस की बात अलग होती है। मुख्य तौर पर हमको ये देखना पड़ेगा कि सीट शेयरिंग जो है महाविकास आघाड़ी ठीक से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अभी तक उद्धव ठाकरे पिछली बैठक में जब आए दिल्ली में, जो अलायंस की बैठक हुई, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सबके सामने इस बात का जिक्र किया कि आप लोग ये कमिटीज बैठ के ये खेल मत खेलिए, आप कहिए हम आते हैं और इसको जल्द से जल्द फॉर्मलाइज करिए। जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी, जब तक वोटर को ये पता ही नहीं होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। 48 सीटें हैं, संभव है कि तीनों दल मिलकर के आपस में, मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं, महाविकास आघाड़ी की बात कर रहा हूं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। जब तक वो फिगर सामने नहीं आता है, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बदल भी सकता है और मोर इन फेवर ऑफ एनडीए जा सकता है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दोपहर 3:30 बजे 28 मंत्री शपथ लेंगे। मोहन मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्री होंगे और 4 राज्य मंत्री होंगे। 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होंगे। आशीष कुमार सिंह, ये बहुत बड़ा किस्सा होगा, क्योंकि कई बड़े नाम जिनको चुनाव लड़ाया गया है उनको भी मंत्री पद देकर संतुष्ट करना है। और ये सारे नाम वो थे जिनके बारे में हम स्पेकुलेट कर रहे थे। जब मैं भी गया था मध्य प्रदेश, करीबन 1.25 महीने में वहाँ रहा, इनके इंटरव्यूज़ भी कर रहा था, तो हम खुद स्पेकुलेट कर रहे थे विवेक कि इनमें से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। खासतौर पर प्रहलाद पटेल बड़े ओबीसी चेहरा थे। कैलाश विजयवर्गीय जी, मुझे याद है मैंने उनका इंटरव्यू किया था इंदौर में, जहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या उसके लिए दावेदारी करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जो पार्टी लीडरशिप मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। और उन्होंने मेरे सवाल का नेगेटिव में जवाब नहीं दिया था। और हम पहले भी वो वीडियो देखे थे, आपको याद होगा, जब उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बोला था कि मैं यहाँ सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ। तो बड़ा दिलचस्प ये कैबिनेट मुझे लग रही है। राकेश सिंह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि चुनाव बड़ा उनका फंसा हुआ है तरुण के सामने, जो पहले रेवेन्यू मिनिस्टर थे कमलनाथ के साथ, वो चुनाव जीत गए और उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रहलाद पटेल, जो कि सीएम का चेहरा माने जा रहे थे कि अगर शिवराज सिंह चौहान, एक ओबीसी फेस को विवेक हटाया जाता है तो संभव है कि प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बड़ा टिपिकल है, मतलब देखना पड़ेगा कि आगे प्ले आउट कैसे होता है। ये दिग्गज हैं, ये बड़े नेता हैं, ये एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के नीचे सर्व करेंगे जिनके बारे में हमने बहुत ज्यादा दिल्ली में बैठ करके देखा सुना नहीं था। बाकी गेस्ट आपको ज्यादा मुझे लगता है इस पर लाइट डालेंगे, बट बड़ा दिलचस्प है। और अब ये देखना बड़ा मुझे लगता है दिलचस्प होने वाला है कि आखिर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश इतने बड़े नेताओं का जो फ्लीट है उसको लेकर के कंफर्टेबल तरीके से अपनी सरकार मध्य प्रदेश में चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं। बट एज आई सेड, बड़ा दिलचस्प है कि इन सभी लोगों को मंत्री बनाया गया। जो ऐसा था, जैसा मैं फिर से दोहरा दूं, ऐसा लग रहा था कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री के लिए पिक किया जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री के नाम सामने आ रहे थे। अब एक बार मैं आपको जरा अंडरलाइन करा देता हूं। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री होंगे, अर्चना चिटनिस भी कैबिनेट मंत्री होंगे, प्रहलाद पटेल भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, तुलसी सिलावट, राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। शुक्ला सर, 2024 की राह भी तो आसान करनी है, 29 सीटें भी तो जीतनी है ना इन्हीं लोगों के सहारे।
देखिए, जो आपका मंत्रिमंडल दिख रहा है इसमें नया और पुराना अनुभव दोनों का मिक्सअप है, लेकिन दो नाम जिनका आशीष अभी जिक्र कर रहे थे, मैं दोनों नाम पे जो मेरा अपना आकलन ये है कि कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रहलाद पटेल जी का मंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि 5 साल मंत्री रहेंगे। मेरा अपना मत है कि प्रहलाद पटेल जी को इस बार जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का कि छिंदवाड़ा सीट जीतना है, तो उनको लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रहलाद पटेल एक बार 2004 का चुनाव लड़ चुके हैं छिंदवाड़ा से, बहुत कम मार्जिन से हारे थे, बड़े चेहरा हैं मध्य प्रदेश के और वो अच्छी फाइट दे सकते हैं। वो प्रहलाद जी के अलावा शिवराज सिंह चौहान भी एक नाम हो सकते हैं जो छिंदवाड़ा से लड़ सकते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जी को भी लोकसभा लड़ाया जा सकता है। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा कि फिर लोकसभा से विधानसभा फिर लोकसभा? देखिए, राजनीति में हमेशा बड़े चेहरों का उपयोग किया जाता है और उपयोग किया जाता है कहाँ किसकी उपयोगिता है उस हिसाब से। तो लोकसभा से विधानसभा इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया क्योंकि वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं थी। तो 7 सांसदों के लड़ने से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा होने से, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा होने से भारतीय जनता पार्टी आज 163 सीट पे पहुंची है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में प्रहलाद पटेल जी को यदि लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, आप उसका सोचिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोधी समाज के बीच में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि प्रहलाद जी को विधानसभा पहले केंद्र में मंत्री बनाया गया, फिर राज्य में मंत्री बने और आज फिर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप जो ये कह रहे हैं इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर राजनीति कोई अगर पेड़ होती तो कल्पलता का पेड़ होती, कि बड़े संभावनाएं होती उसमें। पंजाब के ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं कि किसको कितनी सीट मिलने वाली है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 5 से 7 पे सिमट कर रह सकती है और आम आदमी पार्टी 4 से 6 सीटें, और जो वो शिरोमणि अकाली दल है उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। मतलब इसमें जो है कांग्रेस अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। रामकृपाल सर, देखिए, अच्छा करते हुए पिछली बार कांग्रेस को 13 सीटें मिल गई थी, सारी की सारी सीटें कांग्रेस की जहाँ तक मुझे लगता है उसके पास थी। इस बार आप 5 से 7 दिखा रहे हैं, इसका मतलब आधी हो गई है। 8? अच्छा, 8 थी, तो उस पिछली बार से कम है। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि आप पार्टी जिस तरह से वहाँ पे है और सारी चीज़ें, अगर गठबंधन नहीं होता है और गठबंधन हो भी जाता है तो कितनी सीटें मिलेंगी ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे नहीं लगता है कि, और जैसा मैंने कहा था कि देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा सीटें जो पिछली बार मिली थी वो केरल, तमिलनाडु और पंजाब मिला करके करीब करीब इसकी 31 सीटें थी और बाकी हिंदुस्तान से टोटल 21 सीट मिली थी, जिस तरह 52 सीटें हुई थी। अब अगर पंजाब में कम होती है तो फिर बात वही आएगी कि कांग्रेस कहाँ से आगे बढ़ेगी, किन जगहों पर आप कांग्रेस में क्षेत्रीय पार्टियां उनको एडजस्ट करने के लिए स्पेस देंगी। लेकिन पंजाब में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है सर, तो उसमें ये मान लें कि विधानसभा चुनाव, इसमें भी वही बात लागू होती है जो हम जनरल कही जाती है भारतीय राजनीति में कि राज्य का चुनाव अलग है और दिल्ली वाला चुनाव अलग है। देखिए विवेक, एक बात बहुत स्पष्टतः मैं अभी कह रहा हूँ क्योंकि ये ओपिनियन पोल है और ओपिनियन पोल में हम जो भी हैं कैवियट के साथ ही कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम अगले 90 दिन, क्या कहें, अगले 30, 35, 40 दिनों में भी बदलेगा और पंजाब की तारें जो हैं वो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। ना ही सिर्फ सीट का जो शेयरिंग होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बल्कि किस प्रकार से ये जो दिल्ली में केस चल रहा है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ और शीर्षस्थ नेताओं के खिलाफ, जो शराबबंदी वाला मामला है, वो किस प्रकार से करवट लेता है और क्या मोड़ लेता है, उससे भी पंजाब की राजनीति बहुत प्रभावित होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, लेकिन आप ये जरूर समझिए कि वहां भी वही बात होगी। इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है, पर कांग्रेस भी डिवाइडेड हाउस है पंजाब में। वहां आप देखेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू और बाजवा, इन दोनों के बीच में भी काफी कटाक्ष चल रहा है। और मैंने कहा ना कि जैसे ही अभी परिवर्तन होगा, मुझे लगता है कि केजरीवाल को वापस आना है। इस बीच एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस का ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। सुनाते हैं आपको प्रगट सिंह को। एबीपी न्यूज के जो है पोल सामने आए हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर। बात की जाए पंजाब की तो सबसे ऊपर कांग्रेस नजर आ रही है, दूसरे पे आम आदमी पार्टी, तीसरे पे भाजपा,
और चौथे पर अकाली दल नजर आ रही है। सबसे पहले तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखो अभी तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब जब इलेक्शन पास आएंगे उस टाइम तक ये बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। जो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस है उसमें तो किसी को हर चीज़ का पता ही है, और मेरा ख्याल है कि जितनी परफॉर्मेंस इनकी खराब है पिछले 1.25 साल में, शायद ही ऐसी किसी सरकार की खराब होगी। प्रगट जी, जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर कह सकते हैं हाईकमान में इनका गठबंधन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में गठबंधन होगा नहीं। ये सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है, मैं आपको बता देता हूँ, गठबंधन नहीं होगा और ना हम इसको होने देंगे। तो प्रगट सिंह को आप सुन रहे थे। सबके अपने अपने दावे हैं। ओपिनियन पोल सामने आने के बाद सब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीतेगी, बीजेपी के अपने दावे हैं। इसी पर हमने ओपिनियन पोल के पार्ट 2 में चर्चा की। शाम 5 बजे आपको फाइनल ओपिनियन पोल हम एबीपी न्यूज़ पर दिखाएंगे। हम लोगों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।